हेलो क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की यूनिट फोर्थ। हमने अपने पिछले 2 यूनिट 3 लेक्चर में कवर कर ली हैं। और ये हमारी जो फोर्थ यूनिट है इसे हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा हमारा सिलेबस। फर्स्ट को हमने स्किप कर रखा था। फर्स्ट वन इज स्किप्ड। हमने डीसी मशीन फर्स्ट और डीसी मशीन टू को 2 लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। और हमारा थर्ड यूनिट का पार्ट ए आज कवर करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स एक वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर एक ट्रांसफॉर्मर को ही लें तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और फिर इसके टाइप्स, 3 फेज, वो हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचाएंगे। चलिए। कुछ प्रीवियस ईयर्स दिखाए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एक बेसिक सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो भी नॉलेज है सब बता देनी है। द नेक्स्ट वन इज ड्राइव द एंड एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। बड़े ध्यान से इसे पढ़ेंगे हम। हमें क्या ढूंढना है? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफाइन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी एंड ड्राइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओसी एंड एससी। ओसी एंड एससी से मीन्स यहाँ पे बैठ रहा है हमारा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट मेनली ये 2 टेस्ट जो कॉमन है ये हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। हाउ डिफरेंट पैरामीटर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दीज टेस्ट। ओके। एंड लास्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑल डे एफिशिएंसी। एक सिंपल सा 3 मार्क्स वाला और 7 मार्क्स वाला दोनों क्वेश्चन इस पर हमें देखने को मिल जाएंगे पेपर के अंदर। तो इस तरह से कुछ हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं। हमारा आज का फ्लो डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख लेंगे ट्रांसफॉर्मर का। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल देख लेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। फिर उसके बाद आज का जिस पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एग्जाम के नजरिए से। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारा लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। एंड लास्ट, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? तो बेसिकली हमने सबने देखा है ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है, ये भी हमें सबको पता है। पर लिखना क्या है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन। ठीक है, स्टैटिक क्यों है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट ही नहीं है, या ट्रांसफॉर्मर खुद ऐसा नहीं है कि इसे इधर उधर लेके जाना पड़े हमें। एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, जो एक इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंचा रही है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल पावर की कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी है। ट्रांसफॉर्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज विद कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज करंट। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम अपनी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहे हैं विद कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब अगर वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रही होगी, और वोल्टेज डिक्रीज हो रही होगी तो करंट इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आप नीचे देख पा रहे होंगे, एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आपको देखने को दिख रहा होगा। मैं बोलता हूँ क्या है ये? एक सिंपल कोर है। ठीक है, एक कोर है जिसपे 2 साइड वाइंडिंग हो रही है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब वाइंडिंग
यहाँ पे हमारे दो सर्किट का काम कर रहे हैं, प्राइमरी सर्किट हो गया, सेकेंडरी सर्किट हो गया। बस आपको पावर ट्रांसफर करनी है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। एक सिंपल सा आप डायग्राम बना देंगे, आपके ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन खत्म। चलिए बात कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है हमारा ट्रांसफॉर्मर? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग लिंक्ड बाय कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या मिला हमें यहां से देखने को? हमें मिला फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस पर हमारा ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है। और ये कहाँ से आया? फैराडेज लॉ से ही निकल के आया ये भी, और कुछ नहीं है। उसके बाद द फिगर एट राइट शोज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो आपको राइट साइड में देखने को मिल रही है, ये एक ट्रांसफॉर्मर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसका आप डायग्राम देख पाते हैं। ठीक है, इससे सिंपल डायग्राम तो ट्रांसफॉर्मर का हो ही नहीं सकता। बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल, ओके, प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। नेमली क्या हो गया हमारे, पहले को हमने प्राइमरी वाइंडिंग कह दिया इधर, दिस वन, एंड दैट वन इज सेकेंडरी। द कोइल आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक टू ईच अदर। अब ये कोइल है, ये जो सर्किट है, ये हमारा इलेक्ट्रिकली वैसे तो सेपरेट है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। बट अगर मैं बात करूं मैग्नेटिकली, तो मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट है। मैग्नेटिकली कैसे? अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग पर। अगर हम आ जाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, अगर मैं अपनी वोल्टेज सोर्स एक्टिवेट करता हूँ, तो एक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पर कॉइल है, सोलेनोइडल कॉइल से अगर हमारा करंट पास होगा तो क्या बनना है? मैग्नेटिक फील्ड बनना है। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स बनना है। अगर ये फ्लक्स यहाँ जनरेट हो गया, ये पूरी कोर है अपनी, ये फ्लक्स लिंक कर रहा है दूसरी कोइल पे, ये फ्लक्स दूसरी कोइल पे लिंक कर रहा है। अब जब यहाँ फ्लक्स बना है, वो दूसरी कोइल से लिंक कर रहा है, तो दूसरी कोइल में फ्लक्स इंड्यूस हो गया। अब दूसरी कोइल में अगर फ्लक्स इंड्यूस हो गया, तो फ्लक्स से वापस क्या बन जाना है? करंट इंड्यूस हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका थोड़ा सा बेसिक है। द कोइल आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक टू ईच अदर। अगर मैं बात करूं, व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग को कैसे कनेक्ट करना है? सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस अराउंड द वाइंडिंग। तो उसके चारों तरफ क्या एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाना है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, द कोर प्रोवाइड्स मैग्नेटिक पाथ। कोर क्या प्रोवाइड कर रही है हमें? वो जो कोर है, वो मुझे मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कर रही है फॉर द फ्लक्स, फ्लक्स के लिए, टू गेट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से उसे लिंक करा रही है। मोस्ट ऑफ द फ्लक्स गेट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स और मेन फ्लक्स। समझ पा रहे हैं हम? जो ज्यादा से ज्यादा हमारी फ्लक्स है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो रही है, उसे हमने नाम दे दिया कि वो यूजफुल फ्लक्स है या मेन फ्लक्स है। एंड द फ्लक्स विच डज नॉट गेट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉल्ड द लीकेज फ्लक्स। और वो वाली फ्लक्स बंद हो रही है। अब कुछ ना कुछ परसेंटेज में फ्लक्स की ऐसी होगी जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो रही, जो कोर पे हमारी एज इट इज रह जा रही होगी, उसे हमने लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जिसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। एज द फ्लक्स प्रोड्यूस इज अल्टरनेटिंग, तो फ्लक्स हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग मीन द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ ये हमारा क्या कहला रहा है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। And the frequency of mutually induced EMF is same as that the supply EMF. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है, ये सेम थी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज क्लोज सर्किट, देन म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू इट। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी शॉर्ट सर्किट होगी, लोड उससे कुछ जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पे एक करंट फ्लो होगा, वो करंट को हम इंड्यूस करंट कह रहे हैं। एंड हैंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट प्राइमरी टू द सेकंड सर्किट अनदर सर्किट या सेकेंडरी सर्किट। तो ये हमारा प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर की। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे होंगे,
थोड़ा डायग्राम में हल्का सा चेंज करा है। कोर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, एक कोर है अपनी, वाइंडिंग है अपनी, वाइंडिंग के बाद वाइंडिंग में टर्मिनल्स जिनसे सप्लाई आ रही है और जा रही होगी। अब इस ट्रांसफॉर्मर को अगर आपने अपने एरिया में रखा हुआ देखा होगा तो एक कवर में बंद होता है, ये टैंक, जो क्या बोल रहे हैं हम, एक टैंक में रखा हुआ है। ये वाइंडिंग आपको एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे हैं आप, बस एक ऐसा होल देख पाते हैं जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, या एक टैंक से देख पाते हैं जिसके अंदर ये वाइंडिंग रखी हुई है। बेसिकली क्यों रखी गई होंगी, सिंपल, एक टैंक के अंदर रखी गई है, और वो टैंक जो चैम्बर जो भी है फुल होता है ऑयल से या लुब्रिकेंट से। अब लुब्रिकेंट या ऑयल का यूज क्यों कर रखा है यहाँ पे, फॉर द हीटिंग डिक्रीज, या हीटिंग खत्म करने के लिए हमने कर रखा है। तो ये इसका एक सिंपल डायग्राम है, ये टैंक हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। फिर उसके बाद एक कंजर्वेटर लगा हुआ है। कंजर्वेटर कंजर्वेटर का क्या रोल होता है यहाँ पे आपको पता ही है कि अब हीटिंग को रोकने के लिए नीचे टैंक में ऑयल भरा हुआ है, तो लेवल ऑफ ऑयल अगर डिक्रीज होता है तो वो कंजर्वेटर उसे फिल कर देगा। एक ब्रीदर लगा हुआ है। व्हाट इज ब्रीदर, ब्रीदर मतलब सांस लेना एक तरीके से। अब वो टैंक है फुल ऑफ ऑयल है, ठीक है, और सील है, तो वही अंदर अगर हीटिंग चल रही है तो थोड़ा तो उसे मतलब बाहर से संपर्क कराने के लिए एक ब्रीदिंग बना रखा है सांस लेने के लिए टैंक के अंदर। तो इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन है जो बेसिक है। आप देखते हैं लिखना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टिव वाइंडिंग एंड अ लेमिनेटेड स्टील कोर, ठीक है, इंडक्टिव वाइंडिंग हो गई और अपना लेमिनेटेड कोर हो गई। द कोइल आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड है, एज वेल एज फ्रॉम द स्टील कोर, और स्टील कोर से भी इंसुलेटेड। A transformer may also consist of a container for winding and core assembly called a tank. Suitable bushing to tank our terminal, oil conservator to provide oil in the transformer tank for the cooling purpose. The figure at the left illustrate the basic construction of transformer. जैसा आप देख पा इन ऑल टाइप, अगर मैं बात करूं, इन ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर core is constructed by assembling, stacking laminated sheet of steel, ठीक है, with minimum air gap between them to achieve continuous magnetic path। मतलब जो कोर बनी हुई है ना मेरी, ये मेरी किस तरीके से बनी है, ये स्टील शीट को मैंने ऐसे ऐसे इकट्ठा करके लेमिनेट करके इन्हें जोड़ा हुआ है, तब जाके एक कोर बनी हुई है मेरी। आगे चलते हैं। The steel is used as having high silicon content and sometimes heat treated to provide a high permeability and low stresses loss. Laminated sheets of steel are used to reduce eddy current loss। ये जो laminated sheet हम यूज कर रहे हैं स्टील की, ये क्या रिड्यूस कर रही है, एडी करंट लॉस को यूज कर रही है। और द sheets are cut in the shape of, ये जो sheets होंगी ये हमें E, I and L शेप में कट मिलेंगी टू अवॉइड द हाई रिलक्टेंस एट जॉइंट, जिनसे हमारे ये जॉइंट जो बनते थे उनमें हमारा हाई रिलक्टेंस होगा, उसे अवॉइड कर रहा है। लेमिनेशन आर स्टैक बाय अल्टरनेटिंग द साइड ऑफ जॉइंट, और जो अल्टरनेटिंग साइड होंगे वे हमारी लेमिनेटेड होंगी। दैट इज that is if joints of first seat assembly are at front face, the joint of following assembly are the kept back face। इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर रखा, और डायग्राम आपका वेरी सिंपल, आप देख पा रहे होंगे, इजीली आप बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करता हूं तो क्लासीफाई ट्रांसफॉर्मर को बहुत तरीके से कर सकते हैं आप, इसी तरीके से आप जैसे देख पाएंगे। तो मैं पहला बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर कैन बी क्लासीफाई ऑन डिफरेंट बेसिस, बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पर मैं बात करूंगा लाइक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ कूलिंग, इस तरीके से। तो मैं पहला कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर को दो टाइप में बांटा है, वैसे तीन टाइप के होते हैं, फिलहाल मैंने दो टाइप डाल दिए। तो बहुत सारी टाइप बात करेंगे तो इतना चल जाएगा। तो एक को मैंने नाम दिया कोर टाइप, दिस वन इज कोर टाइप,
एंड दैट वन इज शेल टाइप। कोर टाइप क्यों कह रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे एक कोर है, इधर वाइंडिंग, तो ये मेरा कोर टाइप हो गया। शेल टाइप क्यों कह रहे हैं, एक शेल में अंदर ये मेरा बंद हो गया और वाइंडिंग मेरी इधर हो जाएगी एक साइड की वाइंडिंग और इधर हो जाएगी दूसरी साइड की वाइंडिंग, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों एक ही मेरी इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, अगर पर्पस के हिसाब से मुझे चाहिए तो कैसा ट्रांसफॉर्मर, भाई पर्पस के हिसाब से मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या है, वोल्टेज इंक्रीज करनी है जबकि करंट डिक्रीज हो रही होगी, और स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डिक्रीज करनी है जबकि करंट इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई, कि कौन सी आपको सप्लाई चाहिए या कौन सी आपको सप्लाई देनी है, इस बेस पे हमने इसे डिवाइड करा है। तो एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट वन इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बेसिकली। ठीक है, अनदर वन इज वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, यूजेस के हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगाना है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हो सकता है। अब पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो यूज इन ट्रांसमिशन नेटवर्क हाई रेटिंग, जहाँ पर हाई पावर और मतलब ट्रांसमिशन की बात हो रही होगी तो वहां हम पावर ट्रांसफार्मर की यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए तो हमें एक हाई वोल्टेज उसमें ड्रॉप करानी पड़ेगी, तो जाके वो हमें दूसरे टर्मिनल पे मिल पाएगी, ट्रांसमिट हो पाएगी, वरना ट्रांसमिशन में लॉस इतने हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस लिए, एक नेटवर्क है, जैसे आपका कॉलोनी होती है, मोहल्ला होता है, उसमें एक बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही हो गया वो, पूरे मोहल्ले में अलग अलग घर में सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, और रेटिंग भी कम होती है उसकी पावर ट्रांसफार्मर से। और थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो यूज्ड इन रिले एंड प्रोटेक्शन पर्पस, किस लिए यूज हो रहा है, रिले में प्रोटेक्शन पर्पस के लिए से यूज हो रहा है, इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बेसिकली। तो दो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपना आज का एक टॉपिक, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, जिसमें कोई लॉस ना हो, जो सारे नियमों का पालन करता हो, उसे तो आइडियल कहते हैं। तो मैं बात करता हूँ आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स आर द हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मर। हाइपोथेटिकल मतलब माना हुआ है, एक्चुअल में कोई आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा नहीं, इसलिए हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। यूज्ड फॉर explanation purpose of electrical engineering, these transformers do not exist in real and they are just imaginary concepts. In terms of ideal transformer, it is said that जो इनपुट पावर होगी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, सीधा सीधा कहना चाह रहा है, कोई लॉस नहीं है, इनपुट पावर जितनी देंगे उतनी ही आउटपुट मिल जाएगी, यानी कि 100% एफिशिएंसी के लिए कह रहा है। ठीक है, फिर द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, no loss of power as ideal transformer. It has no core losses, copper losses, or any other losses in transformer. The efficiency of the transformer is supposed to 100%. एक ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम देखिए, कोर बना दी अपनी, कोर बनाने के बाद दोनों साइड हमारी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी पे वोल्टेज मैंने V1 सप्लाई प्रोवाइड करी, करंट I1 मैंने फ्लो करा, करंट I1 फ्लो करने से यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF E1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1, फ्लक्स फाई जनरेट हो गया। फ्लक्स बनने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हुआ, लिंक होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF जनरेट हुआ E2, E2 जनरेट होने के बाद अगर मेरा सर्किट शॉर्ट सर्किट है यानी कि लोड से जुड़ा हुआ है तो करंट फ्लो हुई यहाँ पे I2 करंट होने के बाद मेरे लोड पे वोल्टेज मिलती है मुझे V2। इस तरीके से मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें मेरा यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, पावर की बात करूँ, तो P1 इक्वल्स टू P2, प्राइमरी की पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी की पावर। तो की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अपनी। First one is the primary and the secondary winding are perfectly coupled through the magnetic core with no magnetic leakage, and thus it is assumed as the perfect magnetic coupling. Inside the core is assumed that there is no eddy current losses or no hysteresis losses. यानी कि दो लॉसेस आपने को देखने को मिलेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कि इसके अंदर नहीं है। द कोर ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, इनफाइनाइट।
जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द मैग्नेटाइजिंग करंट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, जो कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। द वाइंडिंग ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर हैव नो रेजिस्टेंस अलाउ जीरो पावर लॉसेस, और इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, और जिसकी वजह से पावर लॉस जीरो है। तो ये मेरी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल के लिए। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, जो कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर है। These transformers are not hypothetical and they are used in real life for day-to-day uses. The real-world transformers that we encounter on daily basis are referred to practical transformers. Practical transformer is one in which there are some energy losses inside the transformer due to the core and winding. Core and winding की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, तो वो practical transformer है। Or we can say the transformer in which there is some losses due to the practically. तो जहां पर क्या आएगा, प्रैक्टिकली इनपुट पावर नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, सेम आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ रिएक्टेंस आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा होगा। तो की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस देयर पावर लॉस इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर in form of heat energy. All the flux generated in primary coil is not linked with the secondary coil because of their flux leakage. The primary में link flux generate हो रही है, वो total सारी secondary तक नहीं पहुंच पा रही होगी। In practical transformer, there are both core loss as well as hysteresis loss is observed. In the practical transformer, there is finite permeability. The core magnetic requires to contain amount of magnetic force to stabilize magnetic flux. इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ईएमएफ इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वेशन क्या है, सीधा जितना मेरा वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसके लिए एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, फाइव मैक्सिमम फ्लक्स हो गई वेबर पर वेबर, जो फाइव का फॉर्मूला होता है बीए। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी हो गई एसी सप्लाई इन हर्ट। अब देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, छोटा सा मैंने बना रखा है। ठीक है, एक वेव फॉर्म है, फाइव मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, एज सोन इन फिगर द फ्लक्स राइजेस साइनसोइडली, मैक्सिमम वैल्यू 5 m to 0। ठीक है, फ्लक्स जनरेट हो रही है, मैक्सिमम इतना है, जीरो तक जा रही है। इट रीच टू मैक्सिमम वैल्यू इन 1 क्वार्टर। मैक्सिमम वैल्यू कितने में मिल गई, एक क्वार्टर में इसको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 क्वार्टर होता है, पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, तो 1 क्वार्टर यानी कि अगर पूरी साइकिल का टाइम टी है तो T/4 में ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, साइकिल दैट इज T/4 सेकेंड। ठीक है, और मुझे पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इक्वल टू होता है किसके, 1/f के फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, 5/T/4, या 5/1/4f। 4f को ऊपर ले आते हैं, 4f को ऊपर ले आते हैं, ये आ गया मेरा 4f। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न्स की अगर मैं बात करूं, इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न, वो कितना है, सेम 4f 5m वोल्ट्स। पर मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ वी नो फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू पर टर्न क्या होती है, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज ईएमएफ पर टर्न। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाई, पाई जो होता है मेरा वेरी करता है साइनसोइडली, और फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव का कितना होता है ये आपको याद रखना है, फॉर्म फैक्टर कितना था, 1.11। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न्स कितनी होगी, 1.11 इंटू ये एवरेज ईएमएफ पर टर्न्स, ये कितने का 4.445f। पर ये पर टर्न की बात कर रहा हूं मैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स मेरे n है तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कितना हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू 4.44f N1 या 5, और अगर सेकेंडरी के लिए करूँ तो E2 इक्वल्स टू 4.44f N2 5। तो ये मेरी ईएमएफ इक्वेशन हो गई फॉर ट्रांसफॉर्म। इतना कोई टफ काम नहीं है, सिंपली आप इजीली याद कर लेंगे, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आज का टॉपिक देखने को मिला मुझे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। भाई मुझे ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। अब
आपको ट्रांसफॉर्मर का एक छोटा दूसरा रूप देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर प्राइमरी में भी कुछ रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, कुछ कोर का लॉस है। ठीक है, सेकेंडरी में रिएक्टेंस रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरी कोर इस तरीके से बना रखी है, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग, ये मेरी सेकेंडरी। तो देखिए, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर which are described above can be imagined separately from winding as shown in figure below. Hence, the function of winding therefore will be transforming the voltage. एक आपको डायग्राम देखने को मिला। अब देखिए, प्राइमरी में मेरा I1 करंट फ्लो करवाया, ये I1 करंट इधर आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ये गया एक ये गया। एक को मैंने आई नॉट नाम दिया, एक को मैंने I2 डैश नाम दिया। जो आई नॉट करंट है मेरा लॉसेस करवा रहा है, जिसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, आर नॉट और एक्स नॉट। मतलब एक मैग्नेटाइजिंग रहेगा मेरा और एक कोर लॉस रहेगा मेरा। ठीक है, एक मैग्नेटाइजिंग और एक कोर। तो देखिए, द नो लोड करंट आई नॉट इज डिवाइडेड इनटू प्योर इंडक्टिव एक्स नॉट टेकिंग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से आई म्यू कह रहा हूं मैं, एंड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर नॉट वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू बोला जिसे, विच आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल अक्रॉस द प्राइमरी। द वैल्यू ऑफ ई कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग, E1 कैसे निकलेगा? Subtracting I1 Z1 from V1 and value of R naught and X naught can be calculated as निकलेगा I1 अपॉन E1 अपॉन I ओमेगा, और X naught कैसे निकलेगा? E1 अपॉन I में। But using the equivalent circuit, but using the equivalent circuit does not simplify the calculation. To make calculation simpler, it is preferable to transfer the current voltage and impedance either to primary side or secondary side. In that case, we would have to work with only one winding, which is more convenient. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मेरा डायग्राम है आपको देखने को मिल पा रहा होगा, अगर मुझे सोल्व करना है, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इतना सारा, इधर भी वाइंडिंग में इधर भी वाइंडिंग में, अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट सा काम हो जाएगा। बट अगर ये जो इधर की साइड सेकेंडरी वाली वाइंडिंग की तरफ ये जो मेरे कंपोनेंट लगे हुए हैं ये मेरे एक ही साइड हो जाए तो फिर मेरे लिए इजी होगा, एक बार ही मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मैं इजीली सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज मिली, फ्रॉम द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, उससे मुझे पता है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू K होता है। तो अगर मैं लेट रेफर द पैरामीटर फ्रॉम सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी, मैं सेकेंडरी साइड वाले कंपोनेंटों को उठा के प्राइमरी साइड अगर लाना चाहूँ, या मैं कहूँ कि वो Z2 है उधर मैं रेफर करूँ प्राइमरी साइड, तो उसका नाम रह जाएगा Z2 डैश। अब मैं जेड टू डैश निकालूंगा कैसे? जेड टू डैश निकालने का सिंपल सा तरीका है, जेड टू डैश इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, ये स्क्वायर है भाई, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z2। ये मुझे याद रखना है, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर अपॉन Z2, या के स्क्वायर Z2। के इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 है ना, के स्क्वायर Z2, इसे आप सही कर लीजिएगा। के इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 है। तो Z2 की वैल्यू क्या है? R2 डैश अपॉन JX2 डैश। ठीक है, और ये के स्क्वायर R2 प्लस JX2। तो यहाँ से मुझे R2 डैश की मिल गई के स्क्वायर R2 और X2 डैश की मिल गई के स्क्वायर X2। ठीक है, इसी तरह से V2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी के V2। ये मेरे रेफर सेकेंडरी सेट ऑफ प्राइमरी। अब यहाँ पे सेकेंडरी कुछ है नहीं। द फॉलोइंग फिगर इक्विवेलेंट सर्किट इज ट्रांसफॉर्मर विद सेकेंडरी पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी। ये मेरी प्राइमरी वाले कंपोनेंट थे, ये मेरे सेकेंडरी वाले जो रेफर होगा है प्राइमरी में, और ये एज इट इज मेरा नो लोड कंपोनेंट। इसके बाद अब वो कंपोनेंट मैं इधर रखूँ इधर रखूँ, जब पैरेलल में लगा हुआ है तो किधर भी रख सकता हूँ इसे तो मैं।
अब आप देख पा रहे होंगे एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, भाई इन्हें ऐड कर लो, एक रिएक्टेंस ये, एक रिएक्टेंस है, इन्हें भी ऐड कर लो। इन्हें ऐड करने के लिए मैं कह रहा हूँ आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, तो कि ये सिंपल ऐड हो जाएगा। तो देन द इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से आपको देखने को दिखेगा ये। तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर है, जिसे आप इजीली पेपर में बना सकते हैं, इतना कोई टफ काम नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। A transformer is said to be operated in no load condition if no electrical load connected across its secondary winding terminal. Sorry for interruption. तो बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड मीन्स हमारा जो सेकेंडरी साइड है उधर कोई लोड नहीं है, हमने ऐसे कोई कंपोनेंट से नहीं जोड़ रखा है, कोई इक्विपमेंट से नहीं जोड़ रखा है, यानी कि ओपन सर्किट है एक तरीके से उधर की साइड। In other words, when the secondary winding of transformer remains open circuited and no current flow through it, the transformer is said to be no load. ठीक है? When a transformer operates in no load condition, no current flow in the secondary winding, but a small current, no load current I node, which is around 2% or 10% of rated current flow through on the primary side. यानी कि प्राइमरी साइड में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं नो लोड करंट, जो कि 2 से 10% होता है ऑफ रेटेड। दिस नो लोड करंट आई नोड मैग्नेटाइज the core of the transformer and result in some core losses। यही हमारा जो आई नोट है, ये हमारी कोर को मैग्नेटाइज करता है और इसकी वजह से हमारे कुछ लॉस होते हैं, जिन लॉसों को हम इस तरह से आयरन लॉस और कॉपर लॉस के नाम दे रहे हैं। तो फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम ऑफ द नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आ रही इन द सर्किट we can see that there is an input voltage V1 volts is applied to the primary which force a no load current I naught ampere through it। एक I naught current flow हो रहा है। The second wire is open circuit, hence the secondary I2 is equal to 0। जो secondary current होगा I2 is equal to 0 है। As we discussed that when a transformer is operated in no load condition, it draws only a small current or no load current from input power supply। और उसके दो कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं, एक को हम दे रहे हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक को दे रहे हैं पावर कंपोनेंट। तो जो द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड reactive component and it is responsible for the setting of the magnetic flux in the core। The component of the no load lag the supply V1 by 90 degree and due to the inductive effect the component is usually denoted by I। The power component is called the active component, it is responsible for the supply of the core losses and iron losses and copper losses। The active component remains in the phase of the supply voltage, in other words the angle between the supply voltage V1 and the active component of no load current, this component is designated by symbol IW। ठीक है, therefore we can express the no load current I naught equals to IM plus IW या I mu। ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन ऑन ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, तो देखिएगा नो लोड की कंडीशन में क्या मतलब, बड़े ध्यान से देखिएगा फिर एक मेरा सिंपल एक्स है जिसपे मैंने फ्लक्स ले ली फाई, जो मेरी मेन फाई को मान लो, ठीक है। अब फाई मेरा बेस है, तो फाई में मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से मेरा फाई जनरेट हुआ है, ये मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। आई एम और आई डब्ल्यू दो मेरे लॉस थे, दो मेरे करंट थे, ये दोनों कहाँ से जनरेट हुए, आई नोट से। तो ये मेरा इसका मेन हो गया। अब बात करते हैं E1 E2 की। भाई E1 E2 फाइव से 90 डिग्री लैग है, तो ये मेरे E1 E2 इधर आ गए। पर मैं बात करूंगा E1 की। E1 जो होता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग V1 इज टू माइनस के E1 फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर।
V1 जो होगा वो माइनस के E1 के इक्वल होगा। लेंज लो, ये लेंज लो पढ़ाया ना हमने। लेंज लो क्या कहता है कि जो ईएमएफ वो जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये है उसी को फोर्स करता है, उस फोर्स का जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि E1 को मैं ऊपर दिखा सकता हूँ V1। ठीक है, E1 और V1 एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये मेरा एक आइडियल ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन में एक फेजर डायग्राम होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक नींव रख दी इससे आपने। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना है आपको इस तरीके से। तो फेजर डायग्राम मिलेगा into our outpace with respect to the supply voltage V1 and lag the magnetic flux 90 degree. The active component I am lag the supply V1 by 90 degree। ये आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, ये लैग कर रहा है 90 डिग्री V1 को, और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो उसके सेम फेज में हो जाएगा। ठीक है, एंगल हमारा फाइन नोट आ जाएगा दोनों के बीच का। तो ये सारी चीज आपको लिख के दिखा देनी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन क्लास। तो ये आपको कुछ थोड़ा फेज डायग्राम समझ में आ रहा है ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देखिए। कुछ नहीं है, जो मेरा बेस रहने वाला है वो मैंने फाइन कर लिया कंसीडर। ठीक है, आपको क्या रखना है? आपको क्या रखना है? फाई जनरेट किससे होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, ये रहा मैग्नेटाइजिंग करंट सेम फेज में। उसके बाद मैग्नेटाइजिंग करंट एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट इसका ये रहा डब्ल्यू। ये जनरेट किसकी वजह से हुए? आई नोट की वजह से। ये रहा इनका रिजल्टेंट। अब फाई जो है 90 डिग्री लैग करता है ईएमएफ से। ये रहे मेरे E1 E2। ठीक, अब मुझे पता है V1 और E1 में क्या रिलेशन है। V1 और E1 में रिलेशन ये बैठ रहा है मेरा कि V1 इज इक्वल टू माइनस E1। ऐसा क्यों? क्योंकि V1 की वजह से E1 इंड्यूस्ड हो रहा है, बट लेंज लो के अकॉर्डिंग E1 उसी कारण का विरोध करेगा जिससे ये उत्पन्न हुआ है। यानी कि V1 इज इक्वल टू माइनस E1, माइनस ले लिया। यानी कि E1 की अगर डायरेक्शन नीचे हुआ तो V1 मेरा ऊपर पहुंच गया। ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर देना। ये मेरा नो लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम हो गया। लॉस कुछ है नहीं तो इसलिए सिंपल बैठ रहा है। लेकिन अगर जहां लॉस आ गए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन में कैसे दिखाऊंगा? सेम वही कहानी कि V1 सप्लाई मैंने अगर I1 करंट आया, E1 इंड्यूस्ड हुआ, N1 टर्न से प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स लिंक हुआ, लिंक होने के बाद N2 टर्न्स है, EMF E2 जनरेट हुआ। अगर लोड कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट है, लोड से कनेक्ट है, तो करंट I2 फ्लो हुआ और लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 हो गया। ये सारी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इतनी कहानी के बाद फेजर डायग्राम की बात आ जाएगी। अब मैं बात करूंगा लोड की। ये लोड है, ये मुझे नहीं पता है किस तरीके का है। अब लोड आपको देखने को मिलेंगे, कोई बोलेगा आपको यूनिटी लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर वाला है। कोई बोलेगा लैगिंग पावर फैक्टर वाला है। कोई बोलेगा लीडिंग पावर फैक्टर वाला है। कोई बोलेगा इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, रजिस्टिव लोड है। ये तीनों लोड एक ही है। मतलब तीनों लोड यूनिटी को रेजिस्टेंस, लैगिंग को इंडक्टिव, लीडिंग को कैपेसिटिव, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे अब सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले मैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड की कंडीशन की बात कर लेता हूँ। तो फिर
is the operation of electrical transformer operation under loaded condition. An electrical input supply voltage V1 is across the primary winding. Due to the application of this voltage, electrical current I1 will string from the primary winding and set up the magnetic flux of the core. मेरे हिसाब से पहले एक बार आप डायग्राम देख के समझिए, उसके बाद लिखना तो आपके हाथ की बात है। तो पहले मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ। आप फेजर डायग्राम देखिए। अब हम लोडेड कंडीशन वाला इसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं ना, सारे लॉस वॉस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा एक वन बाय वन, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको पेपर में बनाना है, एक एक करके हर स्टेप को आप देखिए। सबसे पहले बेस बना लेते हैं। अपना बेस मेरा ये 5, देख पा रहे हैं, बेस बनाया 5। बेस के बाद आज मेरा आई नोट, आई नोट कैसा आएगा? आई नोट मैंने बताया था, आई नोट होता है फेज में। इसमें मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा मैग्नेटाइजिंग, यहाँ पे मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा इस जगह, ठीक है। और यहाँ पे मेरा, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट, जिनसे मेरा क्या मिला, ये आई नोट मिल गया, जिनसे मेरा ये आई नोट मिल गया, ठीक है। ये डायरेक्ट बना दिया। ये आई नोट कहाँ से आ गया ना, एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से आई नोट, ठीक है। अब आई नोट के बाद बात करते हैं E1 E2 की। तो 5 से 90 डिग्री लैग, ये रहे आपके E1 और ये रहे आपके E2। अब E1 के अपोजिट मैंने -E1 लिया, ये ऊपर, ठीक है। E1 के अपोजिट -E1 होगा। अब -E1, अब भाई अगर मैं रिएक्शन लिखूं, जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मर था, तो ट्रांसफॉर्मर में मेरा यहाँ V1, यहाँ V1 इक्वल्स टू लॉस थे, रेजिस्टेंस था R1, रिएक्टेंस था यानी कि JX1 सॉरी, और EMF जनरेट हो रहा था प्लस E1, ठीक है। P1 इक्वल्स टू J माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो V1 इज इक्वल्स टू -E1। कुछ लॉस भी है, इस लॉस की वजह से ये क्या हो रहा है, लैग, सॉरी E1 लीड हो गया, माइनस का E1 लैग हो गया। तो जो V1 है वो मेरा कहाँ पहुंच गया, थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट हो गया, ये इस तरीके से, ये मेरा यहाँ इस तरीके से टिल्ट हो गया। अब ये आया कैसे, E1 में से पहला लॉस गया मेरा I1R1 और दूसरा लॉस गया I1X1। ये दो तरह के लॉस आपको देखने को मिल रहे हैं इधर, ये रहे R1 और X1, ठीक है। अब ये दो लॉस देखने को मिले, तो इस तरीके से मेरा V1 थोड़ा सा लीड कंडीशन में पहुंच गया, इससे आप देख पा रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी साइड जाऊं, तो मुझे यहाँ I2 देखने को मिलेगा पीछे की साइड। अब I1 I2 इक्वल है, तो देखिए जो मेरा I1 मिलेगा वो I1 मेरे किसकी मदद से मिला, I0 और I1 डैश की मदद से I1 मिल गया, ठीक है। I1 और I2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, पीछे में जो I2 मिल गया ये रहा, ठीक है। अब जो मेरा V2 होगा वो E2 से थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, ये रहा। अब ये लैग कैसे करा, वापस पहुंच जाते हैं कि इसमें कुछ लॉस हुआ। पहला लॉस I2R2 और दूसरा लॉस 90 डिग्री पे I2X2, जो मुझे E2 तक ले गया। तो ये आपको डायग्राम याद रखना है, फेजर डायग्राम ऑन लोड कंडीशन। अब लोड मैंने बताया आपको, लोड देखने के लिए आपको तीन तरीके के मिलेंगे। पहले को हम बोल रहे हैं रेजिस्टिव लोड, फिर इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो डायग्राम में हल्का फुल्का सा चेंज आना है फेजर डायग्राम में, वो चेंज देख लीजिए क्या होगा। देखिए तो बेस 5, 5 1 से I0 आपको इजिली मिल जाएगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से।
फिर 90 डिग्री लैग हमारा E1 ईट हो गया, माइनस E1 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। V1 इससे थोड़ा सा लीड हो गया, लीड क्यों हुआ, लॉस हुए, लॉस मेरा I1 R1 और I1 X1 मिल गया, ठीक है। फिर मेरा I2, ये रहा मेरा I2 जो कि मुझे मिला रजिस्टिव लोड की वजह से। अब I2 जब मेरा मिल गया रजिस्टिव लोड की वजह से, यानी कि इसमें कोई लॉस नहीं है, यानी कि V2 भी सेम फेज में आ गया, V2 सेम फेज में आ गया, तो लॉस भी I2 R2 भी सेम फेज में मिल जाएगा, और 90 डिग्री पे I2 X2, ठीक है। और I1 मेरा किसकी वजह से मिलेगा, यहाँ पे मेरा I1 मिल रहा है I0 और I1 डैश। ये सिंपल है, मेरा रजिस्टिव लोड है। बस ये मेरे यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, जो मेरे यहाँ पे ये तीनों सेम फेज में आ गए बिकॉज ऑफ लोड इज रजिस्टिव। मैं बात करता हूँ इंडक्टिव लोड की, इंडक्टिव लोड से क्या चेंज आना है, फिर से देख लीजिएगा। बेस, ठीक है, आई नोट मेरा एक्टिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से आ गया, ओके। E1 नीचे, माइनस E1 ऊपर है, V1 लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉस I1 R1 और I1 X। अब देखिए, जो मेरा E1 है नीचे है, ठीक है, मेरा लोड कैसा है, रजिस्टिव। रजिस्टिव लोड में जो मेरा वोल्टेज और करंट एक दूसरे को 90 डिग्री लैग करेंगे, तो जो मेरा I2, मैंने अपना V2 यहाँ ले लिया, ठीक है, V2 यहाँ मान लिया, तो करंट मेरा I2 90 डिग्री, ठीक है, लैग हो गया। 90 डिग्री लैग होने की वजह से जो मेरा लॉस, जो मुझे E2 तक जाना है, वो किस तरीके से जाऊंगा, V2 से E2 जाने के लिए, तो ये रहा मेरा थोड़ा सा I1 I2 R2 I2 X2, और ये मेरा E2 आप यहाँ से ही बना सकते हैं और E2 आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंडक्टिव लोड की वजह से हुआ है। सेम I1 जो आया मेरा I1 डैश और I0 की वजह से। अगर मैं कैपेसिटिव लोड की बात करता हूँ तो आप देखिएगा, सेम फाइव बेस हो गया मेरा, ये बेस E1 90 डिग्री, I0 एक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से, माइनस E1 ऊपर हो गया, V1 ये हो गया, V1 जाने का तरीका I1 R1 और I1 X1 दो लॉस की वजह से मैं V1 तक पहुंचा, ठीक है। अब V2 और I2 कैपेसिटिव लोड है, तो I2 लीड कर रहा है अब 90 डिग्री, तो I2 मेरा इधर पहुंच गया। अब I2 मेरा इधर पहुंच गया, तो E2 कैसे जाएंगे अब हम, E2 जाने का तरीका, यहाँ से ले लीजिए I2 R2, I2 R2 कुछ एंगल पर ठीक कर लीजिए, इस एंगल पे है ना। फिर उसके बाद 90 डिग्री मेरा, 90 डिग्री मेरा I2 X2, और ये मेरा मिल जाएगा इस जगह E2। तो ये मेरा कैपेसिटिव। तो इस तरीके से ये आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, बना बना के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स में। तो अगर मैं बात करूं, इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन लॉस कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट पावर एंड द आउटपुट पावर। एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर is an static device, जो कि static device has mechanical loss like winding और friction loss are absent। ऐसा मशीन में दो लॉस देखने को मिलते हैं हमें, तो ये तो हमारे absent हो गए यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मर ओनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉसेस, जैसे कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस, इस तरीके के लॉस देखने को मिलेंगे हमें ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आर सिमिलर टू लॉसेस इन डीसी मशीन, डीसी मशीन की तरह कुछ देखने में लॉसेस है ये, एक्सेप्ट दैट ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट हैव मैकेनिकल लॉस, ठीक है। लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेन ब्लो, पहला हमने ले लिया यहाँ पे कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस। पहले हम बात कर रहे हैं कोर लॉस या आयरन लॉस की, तो नो कह सकते हैं। तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं मटेरियल की, यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, जबकि कोर बना रहे होंगे उस कंस्ट्रक्शन में जो यूज कर रहे हैं। हेंस दीज लॉसेस आर आल्सो नोन एज कोर लॉस और आयरन लॉस। इन्हीं लॉसों को हम कोर लॉस और आयरन लॉस कह रहे हैं। अगर मैं हिस्टैरिसीस लॉस की बात करूं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो हिस्टैरिसीस लॉस इज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजिंग इन द ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है उसका रिवर्सल होने की वजह से कुछ लॉस होता है, वो लॉस हमारा हिस्टैरिसीस लॉस में काउंट हो रहा है। दिस लॉस डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड द ग्रेड ऑफ द आयरन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल एंड वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, सब पे डिपेंड कर रहा है। इट कैन गिवन बाय द
सीमेंस फॉर्मूला के हिसाब से दिया है कि डब्ल्यू एच इक्वल्स टू ईटा बी मैक्स 1.6 एफ पी। यहाँ ईटा है हमारा सीमेंस हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम ऑफ कोर है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। तो एडी करंट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर क्या है? इन ट्रांसफॉर्मर AC current is supplied to the primary winding which set up alternating magnetizing flux. When this flux link with the secondary winding, it produces induced EMF in it. But some part of the flux also gets linked with the other conducting part of like steel core or iron body of the transformer, which will result to induced EMF in those parts, causing a small circulating current in them. This current is called the eddy current. Due to the eddy current, some energy will be dissipated in the form of heat. सीधा सीधा कहने का मतलब इसका क्या है? अब भाई हमें पता चला कि जो हमारी कोर होती है, तो हमारी कोर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लक्स लिंक हुआ, तो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी साइड नहीं पहुंच पाया, कुछ फ्लक्स अदर पार्ट से भी जाके लिंक हो गया। अदर पार्ट लाइक मैं अगर मेटल पीस ले लो, इस तरीके से मेटल पीस में अगर करंट फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स लिंक होने से करंट इंड्यूस होगा, तो जो करंट होता है वो सर्कुलेटिंग करंट बन जाता है, क्योंकि पाथ सीधा नहीं है ट्रेवल करने के लिए, एक इतना वाइड एरिया है उसे, तो सर्कुलेटिंग करंट आपस में घूम घूम के क्या करता है? हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करने का मतलब आपस में लॉस ही कर रहा है एनर्जी का, हीट जनरेट कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाता है ना अनदर पार्ट में, तो इसी सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोला जा रहा है, जो कि लॉस ही कर रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट वन इज कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। कॉपर लॉस मतलब वाइंडिंग जो होती है हमारी कॉपर की होती है, ठीक, तो उस लॉस को हमने कॉपर लॉस में काउंट कर रखा है। जैसे कि copper loss is due to the ohmic resistance of the transformer winding. Copper loss for the primary winding is IR1 R1 and the secondary winding is I22 R2. There I1 or I2 are the circuit primary and secondary winding respectively current, and R1 R2 are the resistance of primary and secondary winding respectively. It is clear that copper loss is proportional to the square of current, and the current depend on the load, hence copper loss of transformer vary with the load. तो ये दो पॉइंट आपको सीखने को मिले, कॉपर लॉस जो होगा इसका प्रोपोर्शनल बैठ रहा है और लोड पे डिपेंड कर रहा है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी का हमें पता है एफिशिएंसी कैसे निकलती है। एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफार्मर आर द मोस्ट हाईली इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मोस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हैव फुल लोड एफिशिएंसी 95 to 98.5। यही एक ऐसी डिवाइस है जो इतनी एफिशिएंसी देता है, इसके अलावा कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जितनी एफिशिएंसी पे काम कर सकता हो। As a transformer being highly efficient, output and input are heavily near the same value, and hence it is impractical to measure the efficiency of by using input by output better method। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मेथड हम निकाल नहीं सकते इसकी एफिशिएंसी बहुत इफेक्टिव। एफिशिएंसी इक्वल्स टू इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट, यानी कि 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो इस तरीके से मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। और मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है? IR12 इंटू R1, सॉरी I1 स्क्वायर R1। एग्जाम एफिशिएंसी के लिए ये बराबर होगी, आयरन लॉस अगर मेरा W है और कॉपर लॉस मेरा I2 R1 है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैं कंडीशन दूंगा एफिशिएंसी के सुमन माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। लॉसेस क्या है मेरा? I2R और W1, और इनपुट क्या है? V1 I1 cos phi 1। ठीक है, तो ईटा इक्वल्स टू, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू I1, मैक्सिमम निकालनी है ना, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो I1 का रिस्पॉन्ड डिफरेंस कर दे, ये 1 0 हो गया। I1 का डिफरेंस करा I1 को 1 हो गया, I1 के 1/I का 1/I2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया। ईटा वैल्यू मैक्सिमम पुट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट कर दिया, 0 को पुट करने के लिए दोनों की वैल्यू सेम रखी, दोनों की वैल्यू कोस कोस कट गया, एक बी से बी कट गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे? I2 मैंने इधर भेज, तो I2R बराबर W। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होना चाहिए, तो ये मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन हो गई। ओल्ड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ, ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, बट सम ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देयर परफॉर्मेंस कैन बी जज बाय द एफिशिएंसी। ठीक है, कि हम हर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी
परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, हैव देयर primaries energized all the time, but their secondary supply little load and no load most of time during day। ठीक है, कभी वो जो प्राइमरी होती है वो तो हमेशा एक्टिव रहती है, जो सेकेंडरी होती है कभी जो लोड होता है सेकेंडरी साइड वो कभी कम होता है, कभी वेरी करता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी नहीं होता है, इस तरीके से। दैट इज व्हेन सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट सप्लाइंग एनी लोड, देन ओनली कोर लॉसेस आर फॉर्म ऑफ द कंसिडरेबल। और जब उस पर कोई लोड नहीं है तो उसके अंदर बस कोर लॉस हो रहा होगा, तो एफिशिएंसी कैसे बता दें। और जब लोड होगा तो लोड की वजह से जो लॉसेस हो रहे होंगे वो ज्यादा हो रहे होंगे, वो तो इसलिए ओल्ड एफिशिएंसी के हिसाब से द परफॉर्मेंस ऑफ सच ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंज्यूम, तो वो एनर्जी कंज्यूम के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी को जज करते हैं। तो ओल्ड एफिशिएंसी कैसे होती है, आउटपुट इन किलोवाट आवर और इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। ठीक है, तो ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज लेस देन द ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कमी होती है हमेशा ऑल डे एफिशिएंसी। एक टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या आता है, voltage regulation measure the change in voltage between the sending and receiving end of the component